जब हम गाड़ी खरीद रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस रन कर रहे होते हैं। सारे डिसीजंस जनरली इमोशन ड्रिवन होते हैं और दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और स्पेशली जब इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे होते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दिमाग को एक कोने में रख देते हैं और दिल से जो इमोशंस निकल रहे होते हैं उसके बारे में सोचते हैं। कई बार एक रिवोल्ट आता है दिल से गवर्नमेंट के खिलाफ। पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही है तो मैं पेट्रोल डीजल क्यों लूँ। कई बार दिल के अंदर एक सुपरमैन पैदा हो जाता है और एनवायरनमेंट को बचाना चाहता है, दुनिया को बचाना चाहता है। कई बार दिल से माइकल शूमाकर बनना चाहता है, स्पीड में सबसे आगे निकल। ये सारे इमोशंस आते हैं और डिसीजन लेते हैं हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का। पर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से पहले कुछ एक बेसिक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए, जिसके जवाब हमें आने चाहिए। अगर ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं और थोड़ी सी स्टडी करते हैं तो वी कैन मेक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन। यानी गाड़ी लेने से पहले हम कुछ एक चीज़ें कंपेयर करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट फिट होगी। मुझे लगता है हम इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है रादर दैन कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो सबसे पहला सवाल हमारा होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मोटर लेआउट टाइप एंड व्हाई शुड वी केयर अबाउट इट। तो लेआउट की बात करें तो जनरली दो लेआउट यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। एक तो हब मोटर होती है और दूसरी मिड ड्राइव मोटर्स होती है। हब मोटर्स की बात करें तो अगर आप 4 व्हीलर लेने वाले हैं तो हब मोटर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली 4 व्हीलर्स में हब मोटर्स यूज़ नहीं होती। और अगर 2 व्हीलर लेने वाले हैं तो हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर, ये दो टाइप की मोटर्स आपको 2 व्हीलर पे मिल जाएगी। अब हब मोटर बेसिकली क्या होती है? हब मोटर लिटरली गाड़ी के व्हील के हब में एक मोटर को फिक्स किया जाता है और वो डायरेक्ट व्हील को रन कर रही होती है। और वहीं मिड ड्राइव मोटर जो होती है वो गाड़ी की सैशी में कहीं या फ्रेम में कहीं सेंटर में माउंट होती है, जहां से पुलिस या फिर चेन के थ्रू पावर को ट्रांसमिट किया जाता है व्हील के ऊपर गाड़ी को रन करनी। अब 2 व्हीलर में मेरे पास में हीरो की विडा है और विडा में जो है वो मोटर यहाँ लगी हुई है। दिस इज नॉट अ हब मोटर एंड मिड ड्राइव मोटर कह सकते हैं, बट ये किसी पुली के थ्रू रन नहीं कर रही होती है, ये डायरेक्ट व्हील को रन करती है। बट स्टिल दिस इज़ नॉट अ हब मोटर। यह मोटर इस एरिया में फिक्स्ड है जो कि डायरेक्ट गियर्स के थ्रू व्हील को रन करती है। और अगर हमें व्हील को ओपन भी करना है तो सिर्फ एक बोल्ट के थ्रू यहाँ से व्हील को ओपन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। दिस मेक्स इट ईजी टू यूज़। एंड बेल्ट ड्रिवन गाड़ी से मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो उस गाड़ी में थोड़ा पावर ज़्यादा फील होता था, इस गाड़ी में थोड़ा पावर पता नहीं शायद इनने मैनेज किया है या इस माउंट की वजह से है, पावर कंपैरेटिवली कम है। बट विडा को चलाना जो ट्रेडिशनल स्कूटर को चलाना है उसके जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा घोड़े जैसे कूदती नहीं है और इजी टू राइड है के लिए। अब हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर्स में से बेटर कौन सी है? अगर हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए और पावर चाहिए तो मिड ड्राइव मोटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि आप डायरेक्ट गियर और पुलिस के थ्रू गाड़ी को ज़्यादा पावर दे सकते हैं। और हब मोटर्स में जो पावर का कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम होता है, हालांकि वो डायरेक्ट गाड़ी को रन कर रही होती है लेकिन उनके अंदर पावर का कंट्रोल थोड़ा सा लिमिटेड होता है। अब मोटर के लेआउट के अलावा मोटर के टाइप्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली 2 टाइप की मोटर्स होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। पहले की कुछ गाड़ियों में डीसी मोटर यूज होती थी, आजकल डीसी मोटर का ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग एसी मोटर्स को बनाना और उसको मैनेज करना थोड़ा कन्वीनियंट है कंपेयर टू डीसी मोटर। डीसी मोटर्स का पावर फैक्टर जो है वो एसी मोटर से थोड़ा 19-20 है, यानी डीसी मोटर का थोड़ा सा लोचा है। और डोंट वरी, बिकॉज डीसी मोटर आजकल ज़्यादा 4 व्हीलर्स में यूज़ हो नहीं रही है। और एसी मोटर्स जो यूज़ हो रही हैं वो भी जनरली 2 टाइप की होती है, एसी इंडक्शन मोटर और पीएमएसएम। पीएमएसएम मतलब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अब दोनों टाइप की मोटर, एसी इंडक्शन मोटर और पीएमएसएम परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, दोनों में एसी इंडक्शन मोटर जो है वो थोड़ी सस्ती होती है। क्यों सस्ती होती है? क्योंकि पीएमएसएम यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर में परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स से बनते हैं और जो नियोडियम और ये रेयर अर्थ मिनरल्स है 70% कंट्रोल चाइना के पास में, और इसी वजह से ट्रंप के भी घुटने टकराते हैं चाइना के सामने। शी जिनपिंग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो अगर रेयर अर्थ मिनरल्स है तो महंगी होगी ये गाड़ी। और एसी इंडक्शन मोटर के जो कंट्रोलर हैं वो चीप होते हैं बनाने के लिए भी, और गाड़ी के कंट्रोल के लिए भी एसी इंडक्शन मोटर ज़्यादा अच्छी। लेकिन पीएमएसएम मोटर्स क्योंकि पावरफुल मैग्नेट्स को यूज़ करती है, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और पावर भी ज़्यादा होती है। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पीएमएसएम मोटर्स 3% ज़्यादा एफिशिएंट है एसी इंडक्शन मोटर से, और पावर के मामले में भी पीएमएसएम मोटर्स ज़्यादा अच्छी है। अब पीएमएसएम मोटर्स जनरली सारी गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा पीएमएसएम मोटर्स यूज़ हो रही है। एसी इंडक्शन मोटर कुछ एक गाड़ियों में यूज़ होती है। एसी इंडक्शन मोटर कुछ पुरानी गाड़ियों में, लाइक टेस्ला के कुछ पुराने मॉडल्स में और महिंद्रा की ई वेरिटो जो थी उसमें यूज़ होती थी। बट मोस्टली सारी गाड़ियाँ जो आज अवेलेबल हैं वो पीएमएसएम मोटर्स पे, लेकिन कुछ एक गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से यूज़ करती है। जैसे टाटा की हैरियर ईवी जो है उसका जो क्वाड मॉडल है वो पीछे की तरफ पीएमएसएम मोटर यूज़ करता है और आगे की तरफ एसी इंडक्शन मोटर यूज़ करता है, और इस तरीके से वो चारों टायर्स को कंट्रोल करता है। तो गाड़ी लेने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कौन सी मोटर यूज़ हो रही है,
एसी इंडक्शन मोटर या पीएमएसएम मोटर। और अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए, ज़्यादा रेंज चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर पीएमएसएम मोटर। अदरवाइज अगर हम विलिंग है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एफिशिएंसी के मामले में, हो सकता है हमारी थोड़ी सी रेंज कम हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा पावर कम हो जाए, लेकिन ईजी टू मेंटेन और मेंटेनेंस कम वाली गाड़ियाँ जो एसी इंडक्शन मोटर होते हैं, तो चॉइस शुड बी क्लियर कि हमें मेंटेनेंस कम चाहिए या पावर ज़्यादा चाहिए। अगर मेंटेनेंस कम चाहिए तो एसी इंडक्शन मोटर के ऑप्शंस में मिलने वाली गाड़ी ली जा सकती है, और अगर पावर ज़्यादा चाहिए और एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो पीएमएसएम मोटर ही लेनी चाहिए। अगला सवाल हमारा होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बैटरी केमिस्ट्री, यानी हमारी गाड़ी के अंदर जो बैटरी यूज़ हो रही है उसके अंदर केमिस्ट्री कौन सा। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज की भी दो केमिस्ट्री है जो इन गाड़ियों में यूज़ की जाती है, एनएमसी और एलएफपी। अब दोनों केमिस्ट्रीज में से एनएमसी यानी लिथियम निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड, ये एक वैरायटी है, और एलएफपी यानी लिथियम फेरोफॉस्फेट या लिथियम आयन फॉस्फेट, ये सेकेंड केमिस्ट्री है। दोनों में जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड्स में है। एनएमसी बैटरीज जो है वो और एक्सपेंसिव मटेरियल्स निकल मैग्नीज और कोबाल्ट यूज़ करती है, वहीं पे जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज हैं वो आयन को यूज़ करती है। इन दोनों केमिस्ट्रीज में बेसिक डिफरेंस कॉस्ट का है, और जो दूसरी केमिस्ट्री है एलएफपी वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है एनएमसी से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फेरो यानी आयन यूज़ होता है, इजीली अवेलेबल, रेयर अर्थ मिनरल्स में नहीं आता है। और फिर से यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स आए यानी ट्रम्प के साथ हमारे भी घुटने टकराएंगे। एनएमसी बैटरीज महंगी हैं, एक्सपेंसिव है। दोनों केमिस्ट्रीज में एनएमसी की केमिस्ट्री थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उसका फायदा भी है। इन बैटरीज की पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी सेम साइज की बैटरी वेट में और डायमेंशन में अगर एनएमसी और एलएफपी को कंपेयर करेंगे तो एनएमसी बैटरीज की रेंज ज़्यादा होगी कंपेयर टू एलएफपी। लेकिन एनएमसी बैटरीज का पहला जो नेगेटिव था वो था इसकी कॉस्ट, लेकिन इसमें एक और नेगेटिव भी है। एनएमसी बैटरीज का जो थर्मल रनअवे पॉइंट यानी गर्म होने के साथ में रिस्की हो जाना जो है वो लगभग 210 डिग्री के आसपास है, जबकि एलएफपी बैटरीज का जो थर्मल रन अवे है वो 270 डिग्री के आसपास। यानी कॉस्ट के अलावा अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो एनएमसी बैटरीज थोड़ी सी रिस्की है, थोड़ी सी रिस्की, हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है तो थोड़ी सी ही रिस्की कहूँगा कंपेयर टू एलएफपी। तो गाड़ी लेने से पहले ये सवाल आना चाहिए कि क्या मैं एडिशनल कॉस्ट देने को तैयार हूँ ताकि मुझे ज़्यादा रेंज मिले, लेकिन रेंज के साथ साथ क्या मैं तैयार हूँ थोड़ी सी थर्मल इंस्टेबिलिटी के लिए, यानी क्या मैं सेफ्टी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ और थोड़ा एक्सपेंसिव मेंटेनेंस को मैं बेयर कर सकता हूँ, तो एनएमसी बैटरीज आर गुड। बट अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं और पॉकेट के बारे में भी सोचते हैं तो एलएफपी बैटरी की जो केमिस्ट्री है दैट विल गो लॉन्ग वे। थोड़ी सी रेंज जरूर कम मिलेगी, सेम साइज की बैटरी के लिए थोड़ा सा रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन एलएफपी बैटरीज थर्मली स्टेबल भी हैं तो रिस्क फैक्टर भी थोड़ा कम है थर्मल रन अवे का। अगला सवाल हमारा होना चाहिए कि व्हाट इज द आईपी रेटिंग ऑफ द ओवरऑल व्हीकल, बैटरी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और मोटर, इन सब की आईपी रेटिंग क्या है। आईपी रेटिंग इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग है। ये जनरली 2 डिजिट होते हैं आईपी के पीछे। फर्स्ट डिजिट जो होता है वो डस्ट प्रोटेक्शन बताता है और सेकंड डिजिट जो होता है वो पानी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बताता है। अब अगर कोई कहता है IP67 तो IP6 का मतलब है ये डस्ट टाइट है। डस्ट टाइट यानी इसके अंदर किसी भी तरीके से डस्ट एंटर नहीं कर सकती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में अगर डस्ट बैठेगी तो वो ख़राब होंगे, इतना तो कोई भी समझ सकता है। और जो सेकेंड डिजिट है जो कई बार IP67 या 68 कहते हैं, उसमें जो 7 है, 7 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर। 7 और 8 में क्या डिफरेंस है? 7 एक टेम्पररी प्रोटेक्शन, यानी कुछ समय के लिए अगर हमारी गाड़ी किसी पडल में घुस जाती है, किसी छोटे गड्ढे में घुस जाती है, विद इन सर्टेन टाइम हम उस गड्ढे में से बाहर आ जाते हैं तो इट इज कंप्लीटली वाटर प्रूफ। यानी अगर IP67 कहते हैं तो 6 सेज कि ये डस्ट टाइट है, और 7 ये बताता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड डेप्थ में ये गाड़ी आपकी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है पानी के खिलाफ भी। यानी गाड़ी अगर प्रेशर वॉश कर रहे हैं या पाइप से भी वॉश कर रहे हैं, बैटरीज के ऊपर या कनेक्शंस के ऊपर पानी जा भी रहा है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, ये प्रोटेक्टेड है। बट IP68 अगर कहते हैं तो 8 नंबर ये बताता है कि ये गाड़ी ज़्यादा डेप्थ में भी ज़्यादा समय तक भी अगर रखी जाए तो भी ये पानी से प्रोटेक्टेड है। यानी इसके अंदर पानी का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर गाड़ी ज़्यादा समय तक के लिए पानी में एक्सपोज्ड भी रहे और मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी गहरे गड्ढे में फंस गई और आप आधे घंटे 1 घंटे भी नहीं निकाल पाए तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के मोटर और बैटरी और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सबमर्शन। यानी पानी में डूबने पर भी एक लेवल तक की, एक लिमिट तक की ज़्यादा समय के लिए दे आर प्रोटेक्टेड, पानी उसमें नहीं जाएगा। तो टेक्निकली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा समय के लिए पानी में डूब भी गई है। तो IP67 या 68 कौन सी लेनी चाहिए?
डिपेंड करता है पॉकेट पे। IP67 भी परफेक्टली गुड इनफ हमारे प्रैक्टिकल यूसेस के लिए, धोने धाने रगड़ने के लिए परफेक्टली फाइन। IP67 68 से कंपेयर करेंगे तो सस्ता है, लेकिन स्टिल इट इज़ परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज। गाड़ी को पानी में से निकालने में और बारिश में खड़ी कर देने में लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब सवाल ये होना चाहिए कि IP67 लूँ या IP68 लूँ, डिपेंड करता है पॉकेट पे, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज़ के लिए IP67 भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसमें भी। हम डेली यूज़ के लिए उसे कहीं गड्ढे में कुदा दें, पानी से धो दें, प्रेशर वॉशर से हम गाड़ी धो दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट 68 यानी और वाटर प्रूफ है, कहीं बाढ़ जैसी कोई सिचुएशन आ जाए और मान लीजिए गाड़ी 1 फीट 2 फीट पानी में 5-6 घंटे के लिए भी खड़ी रह जाए, तो भी IP68 जो है वो गाड़ी को प्रोटेक्ट कर लेगी। 67 में हो सकता है इस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन डेली यूज़ में अगर मैंने गाड़ी को प्रेशर वॉश से धो दिया या बारिश में भगा रहा हूँ, कहीं से छींटे पड़ रहे हैं, बच्चों ने पानी डाल दिया एंड ऑल, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। IP67 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर पैसे ज़्यादा हैं तो ज़रूर IP68 लीजिए, लेकिन अगर पैसे कम हैं और प्रैक्टिकल यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है IP67 में भी, तो IP67 भी ले सकते हैं। तो IP67 और 68 को लेकर के जब कोई सेल्समैन हमें पिच करेगा कि साहब IP68 ले लीजिए और बेटर है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली क्या सच में हमें पैसे ज़्यादा देने चाहिए IP68 लेने के लिए, या फिर IP67 विच इज़ प्रैक्टिकली गुड इनफ फॉर डेली यूज़, अब वो लेनी चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट और हमारे पॉकेट पे कि हम ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं या वी आर कंटेंट विथ IP67। अगला सवाल, हमें क्लियर होना चाहिए गाड़ी की वारंटी के बारे में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वारंटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज़ बेसिक वारंटी which covers all the electrical and other components of the car apart from motor and battery। मोटर और बैटरी की गारंटी जो है वो सेपरेट होती है। पावर टेरेन की जो वारंटी है वो जनरली कंपनियां डिस्क्लोज करती है किलोमीटर्स एंड ईयर्स में, 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर एंड ऑल, यानी जो आपकी गाड़ी का जो मोटर है वो कवर्ड है 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स के लिए। और जो थर्ड कंपोनेंट है इट इज़ हाई वोल्टेज रिटेंशन वारंटी विच इज़ फॉर बैटरी। जनरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है इट इज़ 70%, यानी अगर कंपनी कहती है कि 8 साल के लिए हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन वारंटी 70% की है, तो इसका मतलब ये है कि 8 साल के दौरान अगर हमारी गाड़ी की बैटरी फेल हो जाती है 70% या उससे ज़्यादा चार्ज को रिटेन करने में, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी उस बैटरी की। कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिपेयर या रिप्लेस करके वो बैटरी देगी। यानी मान लेते हैं 7 साल के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी गाड़ी उतनी रेंज नहीं दे रही है जितनी क्लेम करती थी, और मैं बैटरी टेस्ट करता हूँ और मुझे पता चलता है कि 7 साल के बाद में मेरी बैटरी सिर्फ 69.5 या 69.7% ही अपनी कैपेसिटी की बची है, तो मैं जाकर के कंपनी से बात कर सकता हूँ और कंपनी मुझे बैटरी रिपेयर या रिप्लेस करके देगी जिसकी कैपेसिटी 70% से ज़्यादा होगी ओरिजिनल बैटरी से। एंड दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार वी मस्ट चेक कि कंपनी की वारंटी क्या है रिगार्डिंग बैटरी। 70% मिनिमम हाई वोल्टेज रिटेंशन वारंटी होनी चाहिए, दैट इज द बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री। इससे कम में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अब वारंटी के बारे में एक और चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर इनके लिए वारंटी सेम है या नहीं है। वारंटी की फाइन डिटेल्स में कंपनियां कई जगह पे बहुत सारी चीज़ें घुमा देती है। फर्स्ट ओनर वारंटी और सेकंड ओनर वारंटी सेम नहीं होती है। फर्स्ट ओनर वारंटी और सेकंड ओनर की वारंटी के केस में कहीं कहीं पे ये लोग बदल देते हैं। अब टाटा हैरियर की ईवी के लिए फर्स्ट ओनर की जो वारंटी है इट इज़ 15 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर, बट फॉर द सेकंड ओनर द केस चेंजेस। टाटा हैरियर की ईवी सेकंड ओनर को सिमिलर वारंटी नहीं प्रोवाइड करती फर्स्ट ओनर के, यानी फर्स्ट ओनर को ज़्यादा वारंटी मिलती है और सेकंड ओनर को कम वारंटी मिलती है। ये चीज़ हमें फाइन प्रिंट में समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ डिसाइड करेगी गाड़ी की रीसेल वैल्यू। जब हम गाड़ी बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला जो होगा वो ज़रूर चेक करेगा कि अब गाड़ी की वारंटी कितनी बची है, और अगर उसने ये फाइन डिटेल पढ़ ली हो सकता है रीसेल में वो कीमत ना मिले जो हम सोच रहे हैं। अब अगला सवाल हमारा होना चाहिए कि व्हेन डज इट बिकम एनवायरमेंटली फ्रेंडली। कारण मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इट इज़ वेरी एनर्जी डेंस, यानी एक सिमिलर आइस इंजन कार बनाने में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है एक इलेक्ट्रिक कार को बनाने में। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं तो इट टेक्स मोर एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है और वो एनर्जी कितना पोल्यूशन फैला रही है ये हमें किसी को पता नहीं होता। तो एक आइस इंजन कार बनाना इज लेस पोल्यूटिंग दैन एन
इलेक्ट्रिक कार बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड। अगर हम सोचते हैं कि 2 साल या इससे ज़्यादा गाड़ी हम रखने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स बिकम एनवायरमेंटली फ्रेंडली। टेल पाइप एमिशन को अगर हम ध्यान रखते हैं तो आइस इंजन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है एनवायरमेंट में। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम सोचते हैं कि हम 2 साल या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार को रखने वाले हैं देन इट बिकम्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना एनर्जी डेंस क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी माइनिंग, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स का रिफाइनिंग, ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये सारी प्रोसेस बहुत एनर्जी लेती है। तो इस वजह से अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने का जो प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूट करता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर की सुपरमैन का क्या हम सच में एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार को लेकर के? इट बिकम्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली ओवर अ लॉन्गर पीरियड। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 साल या उससे कम के समय में स्क्रैप करके ख़त्म करने वाले हैं तो देन इट डज नॉट मेक सेंस टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर हम 2 साल या इससे ज़्यादा इस गाड़ी को रखने वाले हैं या ये गाड़ी यूज़ की जाने वाली है किसी और के भी द्वारा तो इट मेक सेंस टू गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। वाई? बिकॉज 2 साल के बाद इन गाड़ियों के टेल पाइप एमिशन अगर हम कंपेयर करेंगे आइस इंजन से तो इट विल बी 0। क्योंकि टेल पाइप एमिशन अगर हम कंपेयर करेंगे 2 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड में तो आइस इंजन का टेल पाइप एमिशन ज़्यादा है, यहाँ टेल पाइप एमिशन इज़ 0। यानी अगर लॉन्गर पीरियड के लिए आइस इंजन जितना एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस को रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा, ये गाड़ियाँ कुछ भी रिलीज नहीं करने वाली। टेल पाइप एमिशन इज 0। दैट मीन्स अगर ये गाड़ियाँ 5 साल 10 साल के लिए यूज़ की जा रही हैं तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली होंगी। इन गाड़ियों को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने वाली है अगर वो भी नेचुरल हो जाए तो इट बिकम्स अ बोनस। यानी अगर आप इन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं, विंड पावर यूज़ कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोर वाइज। और अगर हम ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोर वाइज टू यूज़ दीज कार। प्रैक्टिकली ना कोयला जलेगा ना डीजल जलेगा और ग्रीन एनर्जी के यूज़ से एनवायरनमेंट में रिलीज होने वाले हार्मफुल गैस भी 0 होंगी। तो इट मेक्स सेंस टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार इफ़ वी डिसाइड टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो हमारे अंदर का सुपरमैन खुश होगा अगर ये गाड़ी ज़्यादा समय के लिए हम यूज़ करेंगे तो आखिर में हम क्या कंक्लूड करते हैं? अगर हम एफिशिएंसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो एसी इंडक्शन मोटर वाली गाड़ी ले सकते हैं और थोड़े पैसे बचा सकते हैं। सेम थिंग विद द एनएमसी बैटरी, अगर हम थोड़ा सा एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो एलएफपी बैटरीज ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों केसेस में हम रेयर अर्थ मिनरल्स का कम यूज़ कर रहे हैं। दैट वी हैव टू डिसाइड। IP67 और 68 में प्रैक्टिकल यूज़ के लिए IP67 इज़ गुड इनफ। IP68 लेने की ज़रूरत उन लोगों को पड़ेगी जो फ्लड प्रोन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने या पानी भरने की समस्या हो सकती है। तो IP67 की जगह 68 लीजिए अगर आपके यहाँ पानी भरता है तो। और मुझे लगता है ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आइस इंजन की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना मेक सेंस। और इनके अलावा कुछ और सवाल अगर आपको समझ में आते हैं कि पूछने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मिल बांटने से नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी सबकी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से पहले इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बट मैंने ये स्कूटर ली तो मेरे अंदर कौन सा इमोशन था? वो डर का इमोशन था। बीवी से डर था, क्योंकि बीवी ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दी थी कि अगर बाइक ली तो मैं नहीं चला पाऊंगी, और अगर मैं नहीं चला पाऊंगी तो तुम कैसे चलाते हो ये मैं देखूंगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड राइट इन द कमेंट और इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़े और बाकी लोगों का भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू अगेन।